नमस्कार, स्वागत है उत्सव क्लासेस में। साथियों, एमपी टेट हो, सी टेट हो, यूपी टेट हो या किसी अन्य राज्य की टेट हो, ये है मिक्स क्वेश्चन का मॉक टेस्ट नंबर 3 जो कि सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन इसमें सम्मिलित हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। ठीक है, उससे पहले महत्वपूर्ण बात, अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करें ताकि आपको अगले वीडियो की अपडेट मिल जाए। चलिए, पहला प्रश्न आपका, कौन सा एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक है? कक्षा में अधिगम उपस्थिति, बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी, गृह कार्य पूर्ण करना। देखिए, अब यहाँ पे काटना सीखिए आप। गृह कार्य पूर्ण करना क्या अधिगम है? क्या अधिगम का यही सबसे अच्छा संकेतक होता है? बिल्कुल नहीं होता है। गृह कार्य इतना प्रभावी अधिगम नहीं होता है, ठीक है, लेकिन वो ज़रूरी ज़रूर होता है। सबसे मजबूत ऑप्शन आपको देखना। कक्षा में एकदम खामोशी, तो खामोशी तो बिल्कुल यहाँ पे अधिगम नहीं होगा। बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना ये संभावित है, और कक्षा में अधिगम उपस्थिति, ठीक है। तो साथियों, कक्षा में अधिगम उपस्थिति कब होगा? जब बच्चा कब सीखेगा? जब वह तत्पर होगा सीखने के लिए। जब बच्चा तत्पर होगा तभी सीखेगा, और जब उसके अंदर सीखने की जिज्ञासा पैदा होगी तो वह सबसे पहले क्या करेगा? क्वेश्चन करना शुरू करेगा, प्रश्न करना शुरू करेगा। तो आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। आपके अनुसार आप अपना एंड में स्कोर जरूर करें कि आपके कितने इसमें क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अगला प्रश्न है, औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू में के बीच होगी, ठीक है। किन के बीच होगी? 50 से 59, 70 से 89, 90 से 109 या फिर 110 से 119। चलिए, बुद्धि के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बुद्धि परीक्षण जो है बीने साइमन ने किया था। बीने एवं साइमन इन्होंने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण किया था। और कब किया था? तो ये इनके द्वारा किया गया था, 1905 में किया गया था, ठीक है। इनके बाद इनकी जो बुद्धि परीक्षण था उसका एक महत्वपूर्ण संशोधन जो किया गया वो 1916 में किया गया। और वे किसने किया? टर्मेन ने। किसने किया? टर्मेन ने किया। और इन्होंने 1905 में किया, और इन्होंने ही आईक्यू का कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है, बुद्धि लब्धि का कॉन्सेप्ट दिया है, ठीक है। और बुद्धि को कैसे नापा जाता है? तो इसका सूत्र होता है आईक्यू बुद्धि लब्धि, और आगे ऊपर आपका बटे में रहेगा मानसिक आयु, और नीचे बटे में रहेगा तैथिक यानी वास्तविक आयु, तैथिक आयु, और गुणित 100 यानी कि 100 से गुणा इसलिए किया जाएगा ताकि वो पॉइंट में आपका जो है उत्तर नहीं आएगा, ठीक है। ये इस प्रकार से बुद्धि को मापा जाता है। अब यहाँ पे समझिए कि 110 से 119 की बुद्धि लब्धि जो होती हैं वे कौन सी श्रेणी में आते हैं? श्रेष्ठ बुद्धि वाले बालक। कौन से बालक होते हैं? वे श्रेष्ठ बुद्धि वाले बालक होते हैं। और 90 से 109 के मध्य वाले बालक होते हैं। तो ये जो बालक होते हैं 90 से 109 के बीच वाले बालक, तो ये होते हैं औसत बुद्धि वाले। कौन होते हैं? औसत बुद्धि वाले। आपका सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। और जो 70 से 89 के बीच जो बुद्धि लब्धि है वो सीमांत बुद्धि वाले बालक होते हैं। सीमांत मंद बुद्धि कौन से होंगे? सीमांत मंद बुद्धि, मंद यानी धीमी बुद्धि वाले, ठीक है। उसके बाद जो 50 से 59 बुद्धि लब्धि वाले होंगे हीन बुद्धि वाले बालक, हीन बुद्धि, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जीन प्याजे से लिया गया है। वर्ग 2 की एग्जाम में जीन प्याजे से क्वेश्चन लगभग हर पेपर में रहे हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं। जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? ठीक है, संवेदी चालक या फिर संवेदी प्रेरक अवस्था, इसकी आयु क्या है जीन प्याजे के अनुसार? 0 से 2 वर्ष। याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से अगर क्वेश्चन बने तो। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती हैं इसकी आयु होती है 2 से 7 वर्ष। और इसमें जो बालक होता है वह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक अहम केंद्रित होता है और नकल करने की प्रवृत्ति उसकी होती है। और संवेदी चालक यानी संवेदी प्रेरक अवस्था में पूर्व शाब्दिक आयु होती है यह, और मूल व्यवहार उसका आरंभ हो जाता है, खांसना, छींकना, रोना, ये। उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसकी जो आयु होती है ये क्या होती हैं? 7 से 11 वर्ष। 7 से 11 वर्ष होती है। और इसको आगमनात्मक विचार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आगमनात्मक विचार भी कहा जाता है, ठीक है। और औपचारिक संक्रियात्मक जो अवस्था होती है, जो कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, ठीक है, 11 से ऊपर के वर्ष, उसे निगमनात्मक विचार कहते हैं। तो आपका डी वाला ऑप्शन सही इसमें पूछा गया है। इसकी आयु क्या है? 11 से ऊपर। 11 से ऊपर की जो आयु है वह अमूर्त, यानी इसमें जो बालक चिंतन करता है वह अमूर्त रूप से करता है। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में किसी भी वस्तु को देखकर चिंतन करता है, और इसमें वह कल्पना शुरू कर देता है, यानी कल्पना शक्ति, तर्क करना, ठीक है, तर्क करना सीख जाता है। तो ये
इसको क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है निगमनात्मक विचार। ठीक है, तो आपका डी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। क्या पूछा गया था, कक्ष में विद्यार्थियों का अधिगम परिलक्षण है उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं का, माता पिता के सहयोग का, मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन का, अभिरुचि और अभिप्रेरणा का। ठीक है, सबसे मजबूत ऑप्शन जो देखिए आपको सभी ऑप्शन जो आपको लगभग विकल्प जो हैं सही लग रहे होंगे। कक्ष में विद्यार्थियों का अधिगम परिलक्षण है। ठीक है, कक्ष की बात हो रही है, माता पिता का सहयोग, ये कक्ष की बात नहीं हो रही है। ठीक है, मानसिक एवं स्वास्थ्य समायोजन, मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन। ठीक है, समायोजन यानी वातावरण के साथ तालमेल होना, मानसिक स्वास्थ्य कैसा है, ये भी कहीं ना कहीं अधिगम को प्रभावित करता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो बात होती है वह क्या होती है, अभिरुचि और अभिप्रेरणा। अभिरुचि यानी स्वयं से मोटिवेट हो जाना। ठीक है, अभिप्रेरणा यानी किसी से खुद से प्रेरणा मिल जाना। तो ये सबसे प्रभावी अधिगम होता है। डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। एक बच्चा जो से ग्रसित है वह कार्य और कार शब्द में अंतर नहीं कर पा रहा है। शब्द विकार, डिसलेक्सिया या डिस्ग्राफिया। ठीक है, यानी कि वह पढ़ने में अक्षम है। ठीक है, तो पढ़ने में अक्षम को क्या कहा जाता है, डिसलेक्सिया कहा जाता है, डिसलेक्सिया नहीं कहा जाता है। सी वाला ऑप्शन सही होगा। और डिस्ग्राफिया लिखने संबंधी अक्षमता। ठीक है, लिखने संबंधी। और होता है डिसकैल्कुलिया, गणितीय संबंधी जो समस्या होती है, गणितीय अक्षमता होती है, डिसकैल्कुलिया उसे कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सीखने में प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था से संबंधित है, बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर उपरोक्त सभी। तो प्रोजेक्ट विधि जो है सभी कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। चलिए, अब ये जो प्रश्न थे ये आपके बाल विकास शिक्षा शास्त्र से, अब क्वेश्चन आपके पर्यावरण से आ गए हैं। रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को देखते हैं, केवल लाल रंग में देख सकते हैं, हर रंग में देख सकते हैं, केवल काली और सफ़ेद ही देख सकते हैं, केवल हरे रंग में देख सकते हैं। तो साथियों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो उल्लू होते हैं, रात में जो जानवर पशु हैं, वो सभी चीज़ों को जो है केवल काली और सफ़ेद कलर में देख सकते हैं। ठीक है, वह रंगीन रूप में नहीं देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में वन महोत्सव कब मनाया जाता है, 2 अक्टूबर, 1 जुलाई, 10 अगस्त या फिर 1 दिसंबर को। आपका सही उत्तर होगा बी वाला, 1 जुलाई को। ठीक है, 1 जुलाई को वन महोत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है, हाथी, सांप, शेर या फिर बकरी। ठीक है, जो घास को खाते हैं वो प्रथम श्रेणी में बकरी आते हैं, बकरी और हाथी। ठीक है, उसके बाद जो छोटे छोटे कीटों को खाते हैं वो द्वितीय श्रेणी में आते हैं, जैसे सांप, इसमें सांप आपका सही उत्तर होगा। जो मांस बड़े शिकार करके खाते हैं वो तृतीय श्रेणी में, जैसे शेर। तो बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। प्रश्न है ईवीएस यानी पर्यावरण से। ईवीएस पाठ्य पुस्तक में सपेरे पर एक अध्याय है। इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है कि पशुपालन आजीविका का अच्छा स्रोत है। केवल पशु पर निर्भर रहना क्या नैतिक है, नहीं अनैतिक है, कि यह एक अवैध कार्य है। ठीक है, सपेरों पर एक अध्याय दिया हुआ है, क्या उसमें सपेरों को मारा जाना या फिर इस प्रकार से दिया हुआ है, ये पुष्टि नहीं की गई है, तो हम ये नहीं कह सकते कि यह अवैध है या वैध। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। सपेरों के लिए, क्योंकि बच्चे अक्सर इन दिनों उनको नहीं देखते, क्या इसीलिए पाठ दिया गया है, पाठ का उद्देश्य क्या यही है, ये भी गलत होगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुँचाए, इस प्रकार से उसमें नैतिकता, मतलब नैतिकता होनी चाहिए और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। डी वाला ऑप्शन आपका सही है। कहीं कहीं टाइपिंग मिस्टेक मुझसे हुई है, तो आप जरा भावनाओं को समझिएगा। किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की है? एनसीएफ 1975, एनसीएफ 2005, एनसीएफ 1988 या फिर एनसीएफ 2000। देखिए, सबसे पहले एनसीएफ कब लगाया गया, कब लागू किया गया? 1975 में। दूसरी बार एनसीएफ जो है 1988 और तीसरी बार 2005 में और चौथी बार 2000 में, सन 2000 में एनसीएफ लागू किया गया। और ये पर्यावरण पाठ्यक्रम का अध्ययन की बात जो है इसी में कही गई, एनसीएफ 2000 में। चलिए, अब आज का क्वेश्चन है आपका, एनसीएफ के बारे में डिटेल में लिखिए।
आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा डिटेल में NC ऐप के बारे में, और आप जो सबसे अच्छा कमेंट्स में आप लिखेंगे उनके प्रश्न उत्तर को मैं कल के वीडियो में, कल की क्लास में सबसे पहले शेयर करूँगा, ताकि आपकी भी सहभागिता बनी रहे। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन आपका NC ऐप के बारे में। अगला प्रश्न है, निम्न में से पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सा संकेतक नहीं होना चाहिए? प्रश्न पूछना ही चाहिए, ये सही है। न्याय और समानता के प्रति सरोकार करना, न्याय और ये उद्देश्य हर पाठ का होना चाहिए कि वो एक नैतिकता उसमें दे, ये भी सही है। सहभागिता भी प्रदान करनी चाहिए, और डी वाला ऑप्शन जो है याद करना, इसका केवल उद्देश्य नहीं है, क्योंकि ये रटन पद्धति के अंतर्गत आ जाएगा। रटन पद्धति जो है अमनोवैज्ञानिक मानी जाती है, और ये सभी जो हैं अधिगम की प्रक्रियाएं हैं, ये मनोवैज्ञानिक विधि है, यानी वे विधियां जिनमें बच्चे सक्रिय और बच्चे चिंतन करते हैं, तो वे सभी विधियां जो है मनोवैज्ञानिक होती हैं। आपका हिंदी से है। देखिए साथियों, सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि 15 नंबर की व्याकरण पूछी जाएगी हिंदी की, और 15 नंबर के हिंदी में ही शिक्षा शास्त्र पूछा जाएगा, और यही सेम आपने अगर दूसरी लैंग्वेज इंग्लिश ली है तो इंग्लिश में भी 15 नंबर की व्याकरण और 15 नंबर की जो है शिक्षा शास्त्र रहेगा। उसी प्रकार संस्कृत ली है तो संस्कृत में भी यही रहेगा, लेकिन हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत, इनकी जो शिक्षा शास्त्र है वो एक समान है। आप कहीं से भी पढ़िए अच्छे से, तो वो तीनों में एक समान ही है। ठीक है, अलग अलग शिक्षा शास्त्र इनके लिए नहीं है। ठीक है, वही शिक्षण विधियाँ हैं और वही अधिगम के सिद्धांत हैं। सदाचार का विलोम क्या होगा? स्वेच्छाचार, अत्याचार, दुराचार या फिर अनाचार। ठीक है, तो सदाचार का जो विलोम होता है वो होता है दुराचार। अगला प्रश्न है, आँख का अंधा, गांठ का पूरा। ठीक है, अंधा परंतु विवेकशील होना, मूर्ख धनी, अंधे के पास धन होना। ठीक है, यहाँ आँखों का रोग, ये एक मुहावरा है, आँख का अंधा और गांठ का पूरा। तो ये मूर्ख धनी के बारे में बात कही गई है, मतलब उसके पास पैसा तो है लेकिन सही जगह उपयोग कैसे करें ये उसे मालूम नहीं है, वो केवल एकत्र ही कर रहा है। ठीक है, तो ये लोभ वाली बात है। तो ये मूर्ख धनी का एक मुहावरा है जिसका भावार्थ हो रहा है मूर्ख धनी। कौन सा मिश्र वाक्य है? राहुल पढ़ रहा है, ये सरल वाक्य है। सुरेश नदी में डूबने लगा, ये भी सरल वाक्य है। सुना है कि सुरैया ने निकाह कर लिया है, वह आया, थोड़ी देर बैठा और तुरंत लौट गया। यहाँ पे और शब्द आया। और शब्द किस में आता है? संयुक्त वाक्य में आता है, तो डी वाला तो संयुक्त है। और सुना है, यहाँ पे की है, सुना है कि, जो कि टाइप नहीं हुआ है, सुना है कि, ये किसका कौन सा वाक्य हो गया? ये मिश्र वाक्य हो गया। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य है उद्देश्य कथन करना। ठीक है, प्रस्तुतिकरण करना, नवीन ज्ञान ग्रहण करने हेतु तत्पर करना या फिर सामान्यीकरण करना। सबसे पहले क्या होता? प्रस्तावना होता। प्रस्तावना मतलब माहौल बनाना, बच्चों को पढ़ाने के लिए एक माहौल तैयार करना, उनका ध्यान एकत्र करना। उसके बाद उद्देश्य कथन किया जाता है, यानी ये कही जाती है बात कि मैं आज ये पढ़ाने वाला हूँ, उसे उद्देश्य कथन कहा जाता है। उसके बाद सामान्यीकरण जो होता है वो ये होता है कि किसी भी कठिन शब्द पैराग्राफ को सामान्यीकरण देना, उसको सरलतम रूप में प्रस्तुत करना सामान्यीकरण होता है। तो प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि नवीन ज्ञान ग्रहण करने हेतु बच्चों को तत्पर करना, क्योंकि तत्परता ही ज्ञान का प्रभावी अधिगम करवा सकती है। अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण का उपयोग नहीं होता है? वर्गीकरण, बिल्कुल वर्गीकरण किया जाता है। कैसे? उपलब्धि परीक्षण से श्रेणी का विभाजन भी किया जाता है, शैक्षिक निर्देशन भी दिया जाता है, लेकिन शिक्षा की कठिनाई का निदान जो है यह उपलब्धि परीक्षण द्वारा नहीं होता है। सी वाला ऑप्शन सही होगा। प्रश्न है, आगमन विधि का अधिकांश प्रयोग किया जाता है व्याकरण शिक्षण में, साहित्य शिक्षण में, अभिक्रमित अनुदेशन विधि में या फिर मूल्यांकन में। अब आगमन विधि और निगमन विधि। निगमन विधि में क्या होता है? कठिन से सरल की ओर, मतलब पहले सूत्र फिर उदाहरण पेश होते हैं, और आगमन विधि में पहले उदाहरण फिर सूत्र, यानी पहले सरलता फिर कठिनता दी जाती है। किस में? आगमन विधि में। और आगमन निगमन दोनों ही विधियां व्याकरण शिक्षण की विधियां हैं। गणित विषय का पाठ्यक्रम में महत्व है क्योंकि विज्ञानों विषयों के अध्ययन में सहायक। देखिए, गणित विषय जो है विज्ञान की जो अध्ययन किया जाता है उसमें सभी जगह आंकड़े दिए जाते हैं और सभी में गणित की बहुत आवश्यकता होती है, यानी गणित के बिना विज्ञान अधूरी है। तार्किक सोच विकसित होती है, बिल्कुल गणित से तर्क करने की क्षमता का विकास होता है, तर्क कौशल। व्यवहारिक जीवन में उपयोगी, बिल्कुल अगर कोई वस्तु है, छोटे बच्चे, कोई उनके परिवेश से संबंधित सवाल होने चाहिए पाठ्य पुस्तक में। मतलब कि वह दुकान पर गया, 10 रुपये लेकर 5 रुपये कुछ सामान लेके आया, 5 रुपये उसके पास बचे हैं, तो ये उसके परिवेश से जुड़ी हुई
गणित होनी चाहिए पाठ्य पुस्तक में। डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के चयन के समय हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए। प्रश्नावली के सारे प्रश्न हल किए हुए, तो फिर बच्चे और शिक्षक क्या करेंगे, पर्याप्त मात्रा में प्रश्न एवं प्रश्नावली के प्रश्न पूछे गए हों। ठीक है। दूसरा है उदाहरण जरूरी होता है, इसलिए दूसरा ऑप्शन भी कट जाएगा। उदाहरण ज़्यादा हो और प्रश्नावली में प्रश्न कम हो। उदाहरण कम हो और प्रश्नावली नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण चाहिए और परिवेश से संबंधित होने चाहिए। तभी जो है छोटे बच्चे प्राइमरी लेवल की बात करें, प्राइमरी स्कूल की बात करें, तो वे केवल उदाहरण के माध्यम से ही समझ पाएंगे। सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा कि उदाहरण ज़्यादा होने चाहिए और प्रश्नावली में प्रश्न कम होने चाहिए। उनको ऐसा भार नहीं लगना चाहिए कि बहुत सारे प्रश्न हैं। ठीक है, उनको अच्छे अच्छे उदाहरण दिए जाने चाहिए। कक्षा 3 के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य क्या है। संख्याओं को सैकड़ा, दहाइयों, इकाइयों के समूह के रूप में देखना तथा स्थानीय मानों की सार्थकता को समझना। 4 अंकों वाली संख्या के योग, व्याकरण, कौशल, प्रवीणता प्राप्त कराना। बड़ी संख्या को पढ़ाना। ठीक है। अब छोटे बच्चों को बड़ी बड़ी संख्या दे के पढ़ाना भी एक आदर्श अधिगम नहीं होता है। 6 अंकों वाली गणना, ये तो कोई सेंस नहीं है। बड़ी संख्या को पढ़ाना है, कौशल प्रवीणता प्राप्त करना, ये भी कोई बात नहीं है। 4 अंकों वाली संख्या का योग कराना, व्याकरण, कौशल, क्या यही बात होती केवल 4 अंकों वाली? ये सर्वांगीण गणित नहीं हो रही कहीं ना कहीं। तो आपका सही उत्तर पहला वाला ही होगा, जिसमें मतलब स्थानीय मान को समझाना, इसमें यही बात कही गई है। कक्षा में प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य है रुचि, उत्सुकता उत्पन्न करना। बिल्कुल सही है। छात्रों को अभिप्रेरित करने के लिए, मतलब मोटिवेट करने के लिए, पूर्व ज्ञान का परीक्षण करने के लिए भी प्रश्न किए जाते हैं। सही उत्तर आपका ये सभी होगा। ध्यान से पढ़िएगा आप। एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य यह है, क्या है, संख्या संबंधी कौशलों का विकास करना। या ये एनसीएफ के अनुसार है, इसमें हम कोई भी अनुमान नहीं लगा सकते। अगर एनसीएफ पढ़ा है तभी हम कर पाएंगे। समस्या समाधान कौशल का विकास करना। सी वाला ऑप्शन है विश्लेषणात्मक योग्यता को पोषित करना। और डी वाला ऑप्शन है आपका बच्चे की चिंतन प्रक्रिया को गणितीकरण करना। तो ये वाला सही है आपका कि एनसीएफ के अनुसार बच्चे की चिंतन प्रक्रिया का गणितीकरण करना। ठीक है, यानी बच्चा जो सोचता है, कोई गिनता है, माइंड में बनाता है, तो उसका गणितीकरण करना, यही उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी गणितीय समस्याओं को हल करते समय गलतियां करते हैं क्योंकि वे एक से अधिक पाठ्य पुस्तकें नहीं पढ़ते। क्या ये ज़रूरी है कि बच्चों को अधिक से अधिक पाठ्य पुस्तकें पढ़ाई जाए? ठीक है, यानी कि ये कहीं ना कहीं ज्ञान को थोपने जैसी बात हो जाती है अगर बच्चों को ज़बरदस्ती कोई चीज़ अगर देने का प्रयास की जाए, तो ये यहाँ पे गलत दिखाई दे रहा है। उनका सामाजिक आर्थिक स्तर उनके निष्पादन को प्रभावित करता। बड़े बड़े महानुभावों की बात सुनी होगी आपने, तो कहीं ना कहीं उनका बैकग्राउंड पारिवारिक आर्थिक बहुत कमज़ोर होने की वजह से वो उच्च शिक्षा उन्होंने प्राप्त की, तो इसका कोई प्रभाव नहीं है। वे अर्थ निर्माण के अपने प्रयास में संकल्पनाओं का वैकल्पिक निर्वाचन करते हैं। ठीक है, कैसे? सी वाला ऑप्शन सही हो रहा है कि कोई सवाल कर रहे हैं बालक, तो उसकी संकल्पना, मतलब वे अलग अलग कल्पना करके अपने अनुसार विकल्प चुन रहे हैं, मतलब कि अलग अलग तरीके से सवाल को कर रहे हैं, इसलिए उनके अलग अलग गलत जवाब आ रहे हैं। यानी कि सीखने का पहला कदम है गलती। क्या है? गलती। इसलिए सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। संस्कृत से क्वेश्चन आपका, गुरुमुखम इति सागनम विद्यते। भाषा कौशल, यानी पूछा यह गया कि गुरु के मुख, यानी गुरु बोलता है तो वह बच्चों में किस प्रकार का विकास होता है। भाषा कौशलश, श्रवण कौशलश। अब भाषा कौशल में तो सब आ जाते हैं, श्रवण कौशल, पठन कौशल, ठीक है, वाचन कौशल, लेखन कौशल, तो ये तो यहाँ पे गलत होगा। लेखन कौशल कहाँ से हो रहा है? जब गुरु सुना रहा है, कोई उसका मुख्य वाणी सुन रहे हैं बालक। और पठन कौशल का भी इसमें विकास नहीं होगा, इसमें श्रवण कौशल यानी सुनने संबंधी कौशल का विकास होगा। प्रश्न है, पाठ्यपुस्तकस्य स्थानं शिक्षण महत्वपूर्ण विद्यते, यानी बालकानां ज्ञानस्य सीमायाः विस्ताराय, यानी बालकों में ज्ञान के सीमा को विस्तार करता है कौन? पाठ्यपुस्तक। ये वाला सही है। व्यवहारिक ज्ञानस्य संपादन है, यानी पाठ्यपुस्तक का उद्देश्य ये होता है कि बालकों को व्यवहारिक ज्ञान दिया जाए। ठीक है। छात्रेषु स्वाध्याय प्रति रुचि पैदा करनी, मतलब छात्रों में स्वाध्याय यानी स्वयं अध्ययन से संबंधित रुचि पैदा करना। सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। उपसर्ग में संलिखित नहीं है। ठीक है, कौन सा उपसर्ग नहीं है? उपसर्ग
आगे लगता है और प्रत्यय पीछे लगता है। ठीक है, ये आपको पता होगा। उपसर्ग अभी भी उपसर्ग हैं, परि भी हैं, अनु भी है, लेकिन भव जो है यह उपसर्ग नहीं है। तेजसा ही न वयः समीक्षते, यह उक्ति किस ग्रंथ की है? कुमार संभवम, मेघदूतम, रघुवंशम या उत्तर रामचरित। तेजसा ही न वयः समीक्षते, यानी तेजस्वी लोगों की कभी भी हम अवस्था नहीं देखते, यानी तेजस्वी की अवस्था नहीं देखी जाती। ये इस बात में लिखा गया है, यानी बड़ा, छोटा, लंबा, पतला। ठीक है, तो ये अवस्था तेजस्वी लोगों की नहीं देखी जाती हैं, ये इसमें बात कही गई है। और ये कहाँ लिखी गई है? ठीक है, तो ये आपका रघुवंशम में लिखी गई है। अगला प्रश्न है, विचार संप्रेषणस्य प्रभावी माध्यमोस्ति, यानी विचार को संप्रेषण करने का प्रभावी माध्यम कौन सा है? ठीक है, भाषा, कौशलम, शैली, अभिव्यक्ति। ठीक है, कौशल का विकास भी कैसे होता है? भाषाई कौशल होते हैं, जैसे कि सबसे पहला कौशल होता है श्रवण, यानी सबसे पहले हम सुनते हैं फिर बोलते हैं, वाचन कौशल, श्रवण कौशल, वाचन कौशल। उसके बाद पठन कौशल होता है। ठीक है, बाद पठन के बाद लेखन कार्य, सबसे अंत में लेखन कार्य का विकास होता है। ये सही क्रम होता है, याद रखिएगा। श्रवण कौशल, वाचन कौशल, पठन कौशल और लेखन कौशल। ठीक है, शैली तो अलग अलग प्रकार, यानी अलग अलग प्रकार से, शैली का मतलब होता है सीधा सा अलग अलग प्रकार होना, है ना। अभिव्यक्ति, अभिव्यक्त किया जाता है विचारों को। ठीक है, कौशल का विकास ये इस प्रकार से होता है। तो सबसे प्रभावी माध्यम, तो सीधा अर्थ यही है कि भाषा की बात हो रही है, भाषा ही हमारे विचारों का आदान प्रदान करती है। और भाषा भी साथियों अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे कि 3 प्रकार की। सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा होती है। ठीक है, फिर होती है लिखित भाषा, और एक होती है मौखिक भाषा। ठीक है, मौखिक भाषा, ये 3 प्रकार की भाषाएं होती हैं। अंतिम प्रश्न है, भाषण कौशल संपादनाय साधनम विद्यते। कथा श्रवणम, पद क्रीड़ा क्या पैरों से क्रिया करना, इससे क्या भाषण कौशल का विकास होगा? ठीक है, पठनम, केवल पढ़ने से भाषण कौशल का विकास होता है? नहीं, अभ्यास करना पड़ता है। हम कहीं खड़े रहकर बोलेंगे, बार बार अभ्यास करेंगे, तभी भाषण कौशल का विकास होगा। केवल पढ़ने से और कथा को सुनने से नहीं होगा, और केवल किताब को पढ़ने से भाषण कौशल का विकास नहीं होता है। साथियों, आज के इस वीडियो में 30 क्वेश्चन आपके पूरे हो चुके हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक ज़रूर करें, इतना सा आप ज़रूर करें। छोटा सा कार्य और कर दें, आप वीडियो को शेयर कर दें, बहुत सारे साथियों को शेयर कर दें, आप सोशल मीडिया पे हर जगह शेयर कर दें। ठीक है, ताकि सभी के पास पहुंच सके। और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, ताकि आपको सभी अपडेट मिले। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।